मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस दिशा स्टडी पॉइंट पर। और आज हम इस चैप्टर के अंदर में ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका किंग्स फार्मर एंड द टाउन्स का चैप्टर रहने वाला है। और इसमें बताए जाने वाले जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, चाहे वो 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो आपके 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे, वो सभी क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज में से है, मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चंस है आपके। तो इस वीडियो को सीरियसली लेना और पूरी वीडियो देख के जाना। ना समझ में आए तो आप मेरे को बताना, इसके ऊपर में दोबारा से वीडियो बना दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किंग्स फार्मर एंड द टाउन, पहला क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है? हु वाज द जेम्स प्रिंसअप। देखो ये जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि हु वाज द जेम्स प्रिंसअप और व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन इन द राइटिंग इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास को लिखने में इसका क्या योगदान था, ठीक है। और ये बंदा कौन था, आपको ये पूछने को मिलता है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, तो जिस वजह से इसके आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इसके आंसर की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखो की कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, सबसे पहला हमारा आएगा, ठीक है, डिसिफरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट्स। प्रिंसिप इज अ क्रेडिट विद द अनलॉकिंग द ब्रह्मी स्क्रिप्ट्स। देखो मैं आप लोगों को सबसे पहले ब्रह्मी के बारे में बताता हूं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रह्मी लिपि कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रह्मी स्क्रिप्ट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानो। आज की डेट में भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, वो सभी कहां से ली गई हैं? वो ब्रह्मी से ली गई हैं। आज हिंदी बोली जाती है, आज पर्शियन बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती है, और ऐसी कई सारी तमाम 1600 भाषाएं आज की डेट में भारत में बोली जाती हैं। और ये सभी भाषाएं जो हैं वो कहां से ली गई हैं? ब्रह्मी लिपि से ली गई हैं, ठीक है। तो ये ब्रह्मी लिपि जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और इसको अनलॉक करने का काम, यानी इसका अर्थ निकालने का काम, इसका ट्रांसलेशन करने का काम जो था वो किसने करा था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। और ये 1 नंबर में भी याद रखना कि ब्रह्मी लिपि को अनलॉक करने का, यानी ब्रह्मी स्क्रिप्ट्स को, ठीक है, ट्रांसलेट करने का काम जो था वो किसके द्वारा किया गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। आगे देखो, विच अलाउड द स्कॉलर टू रीड द, ठीक है, प्रीवियसली मिस्टीरियस अशोकन इंस्क्रिप्शन। और जब हमने ब्रह्मी लिपि को अनलॉक कर लिया, यानी ब्रह्मी लिपि को हमने ट्रांसलेट कर लिया अदर दूसरी लैंग्वेज में, तो इसने हमें क्या आजादी दे दी? इसने हमें आजादी दी कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस को, यानी अशोक के जो अभिलेख हैं उनको पढ़ने में हमें क्या करी? इसने मदद करी। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, he also deciphered the खरोष्टी स्क्रिप्ट used in the northwest India। भारत के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यानी भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? वहां पर बोली जाती थी खरोष्टी। कौन सी भाषा? खरोष्टी बोली जाती थी। और इसको भी ट्रांसलेट करने का काम, इसको भी अनलॉक करने का काम जो था वो किसने करा था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे, हमारा रिकंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री। देखो मॉडर्न इतिहास, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य भारत का एक सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था काफी समय पहले, जिसके एक महान सम्राट है जिसका नाम हम सभी जानते हैं। नाम क्या उनका? अशोक। क्या नाम है उनका? अशोक। अशोक सम्राट जो है वो 150 सालों तक उन्होंने क्या करा था? भारत पे शासन करा था। यानी मौर्य साम्राज्य पर उन्होंने 150 सालों तक क्या करा था? शासन करा था। तो यहां पर क्या पॉइंट है? अगला पॉइंट आपका क्या है? रिकंस्ट्रक्टिंग द मॉडर्न हिस्ट्री, यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का काम, यानी दोबारा से पुनर्जागृत करने का काम, यानी मौर्य साम्राज्य के इतिहास को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने का काम भी जो था वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। देखो क्या लिखा हुआ है कि हिज वर्क अलाउड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, ठीक है, देवप्रिया प्रियदसी इन द इंस्क्रिप्शंस एज द एम्परर अशोक, प्रोवाइडिंग द क्रूशियल डिटेल अबाउट हिज, ठीक है, रेजिंग पॉलिसीज एंड द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म। यानी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो कार्य किए गए थे वो सभी कार्य जो हैं वो हमें अलाउ करते हैं। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो भी कार्य किए गए थे वो सारे कार्य क्या करते हैं? हमें अलाउ करते हैं। किसके बारे में जानने के लिए? मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने के लिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए। और मौर्य साम्राज्य में हम क्या क्या जानते हैं चीजें? मौर्य साम्राज्य के अंदर में क्या जानने के लिए? जैसा आपका ये प्रियदसी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा प्रियदसी इन इंस्क्रिप्शंस एम्परर अशोक के द्वारा प्रोवाइड किए गए क्रूशियल डिटेल, यानी जो सम्राट अशोक था जिसने मौर्य साम्राज्य में 150 सालों तक शासन करा था, उसके जो भी क्रूशियल डिटेल थी, ठीक है, जो भी पॉलिसीज थी उसके द्वारा, जो भी उसने बुद्धिज्म को फैलाया था, ये सारी जानकारी जो है वो हमें मौर्य साम्राज्य से मिलती है। और ये मौर्य साम्राज्य से हमें किसकी हेल्प से मिलती है? जेम्स प्रिंसेप की हेल्प से मिलती है। मैं दोबारा आपको क्लियर कर रहा हूं,
कि मौर्यन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसको कंस्ट्रक्ट मतलब जिसको रिकंस्ट्रक्ट करने का काम, यानी दोबारा से उसको उसके इतिहास को दोबारा से जागृत करने का काम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। और जब ये जेम्स प्रिंसेप ने करा तो उससे हमें क्या मदद मिलती है? उससे हमें मदद मिलती है, हमें प्रियदर्शी समझने को मिलती है, हमें अशोक के द्वारा किए गए जो क्रूशियल डिटेल होती है हमें वो जानने को मिलता है, अशोक के द्वारा लागू की गई पॉलिसीज के बारे में पता लगता है, और अशोक ने बुद्धिज्म को किस तरीके से फैलाया इसके बारे में जानकारी हासिल होती है। और ये सब हो पाया किसकी वजह से? ये सब हो पाया प्रिंसिप की वजह से, जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्टिक्स प्रिंसिप आइडेंटिफाइड दैट द decoded legend on the ancient Indian coins helping to reconstruct the forgotten history of the various dynastic including the Guptas। यानी प्रिंसिप ने क्या करा? प्रिंसिप ने मदद करी आइडेंटिफाई करने में, प्रिंसिप ने आइडेंटिफाई करने में मदद करी, डिकोड करने में मदद करा, किसको? इंडियन कॉइन्स को, हेल्पिंग टू रिकंस्ट्रक्ट, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करी, किसको? फॉरगेटन हिस्ट्री ऑफ वेरियस डायनेस्टी, यानी भारत की जो अलग अलग डायनेस्टी थी, भारत के हमारे अलग अलग जो साम्राज्य थे, यानी भारत की अलग अलग जो डायनेस्टी थी, यानी भारत के जो अलग अलग साम्राज्य थे जिसको हम भूल चुके थे, जो हमारी फॉरगेटन हिस्ट्री ऑफ वेरियस डायनेस्टी में आती है, यानी ऐसी डायनेस्टीज, ऐसे साम्राज्य जिनका इतिहास हम भूल चुके थे, उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किसने करा था? जेम्स प्रिंसिप ने किया था। भारत के इंडियन कॉइन्स के बारे में जानकारी जो किसने दी थी? प्रिंसिप ने दी थी हमारी। ठीक है, हमारे भारत का जो लेजेंड ऑन एशियन था वो भी किसने दिया था? जेम्स प्रिंसिप ने दिया था। तो यहां पे समझ में आया कि जेम्स प्रिंसिप ने क्या क्या करा था। भारत के इतिहास में जेम्स प्रिंसिप का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आई बात समझ में कि जेम्स प्रिंसिप का भारत के इतिहास में क्या था? एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। क्या था? बहुत बड़ा हाँ, भारत के इतिहास में जेम्स प्रिंसिप का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और वो कंट्रीब्यूशन आपके की पॉइंट्स के रूप में यहां लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी ब्रह्मी लिपि को पढ़ने में मदद करना, खरोष्टी लिपि को पढ़ने में मदद करना। ठीक है, उसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पता लगाना, फिर यहां पर आगे हमारा क्या? द फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, इसमें भी मदद करना, और इसके अंदर में सिर्फ मदद किसमें करी थी? आइडेंटिफाई करने में और डिकोड करने में। क्या आइडेंटिफाई करा और क्या डिकोड किया गया? भारत का एशियन इतिहास यानी एशियन हिस्ट्री। भारत का क्या आइडेंटिफाई किया गया? एशियन हिस्ट्री को आइडेंटिफाई किया गया और डिकोड किया गया। साथ ही साथ भारत के कॉइन्स के बारे में, और दोबारा से जो डायनेस्टी हम भूल चुके थे उस डायनेस्टी के बारे में भी जानकारी जो थी वो वहां से हासिल हुई थी। ठीक है, और इसमें हमारे गुप्तास भी आते हैं। कौन आते हैं इसके अंदर? हमारे गुप्तास भी आते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए नीचे पॉइंट्स आपका क्या है? जनरल ऑफ द, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी। अब देखना यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है तो समझना ध्यान से इसको। एज द फाउंडिंग एडिटर ऑफ द जनरल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी, एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, डेफिनेटली यहां से लगा लो कि आपका एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी है। हु इज द फाउंडर ऑफ एशियन, या हु इज द फाउंडर ऑफ जनरल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी? आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा कि हु इज द फाउंडर ऑफ जनरल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन। और आपको आंसर में क्या लिख कर आना है? सिर्फ नॉर्मल जेम्स प्रिंसिप लिख कर आना है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आएगा तो इसको दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, तो यहां तक समझ आगे बढ़ते हैं। ही प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिशिंग रिसर्च ऑन, ठीक है, इंडियन आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंड हिस्ट्री। यानी क्या करा इसने? जो जेम्स प्रिंसिप था उसने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। क्या दिया उसने हमें? उसने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, और उस प्लेटफॉर्म पर हम क्या कर सकते हैं? उस प्लेटफॉर्म पे हम पब्लिश कर सकते हैं। क्या पब्लिश कर सकते हैं? हमारी रिसर्च। क्या पब्लिश कर सकते हैं? हमारी रिसर्च। किसके ऊपर में? इंडियन आर्कियोलॉजी के ऊपर में जो हमारी रिसर्च है, इंडियन लिंग्विस्टिक के ऊपर हमारी जो रिसर्च है, या इंडिया हिस्ट्री के ऊपर हमारी जो रिसर्च है, उन सभी रिसर्चों को, यानी इन तीनों रिसर्चों को हम क्या कर सकते हैं? पब्लिश कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। क्या कहां पर कर सकते हैं? इस प्लेटफॉर्म पर। और ये जो प्लेटफॉर्म था किसने प्रोवाइड करा था हमें? किसने प्रोवाइड करा था? जनरल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ने। और ये इसका फाउंडर कौन है? जेम्स प्रिंसिप है। अब आगे समझ में क्लियर हुआ? यानी जनरल सोसाइटी, जनरल एशियाटिक सोसाइटी जो है वो हमें एक प्लेटफॉर्म देती है, और उस प्लेटफॉर्म पर हम पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या पब्लिश कर सकते हैं? हमारे रिसर्च। कौन से रिसर्च? आर्कियोलॉजी के रिसर्च हो गए, लिंग्विस्टिक रिसर्च हो गए, हिस्ट्री रिसर्च हो गए।
इन सभी के ऊपर हमारी जो रिसर्च है हम इस प्लेटफॉर्म पर क्या कर सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और इसके हमारे जो फाउंडर है वो कौन है, हमारे जेम्स प्रिंसेप है। ठीक, तो आगे की ओर में लास्ट पॉइंट हमारा इस क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन हमारा खत्म होगा। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंटिक्विटीज। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एंटिक्विटीज की बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, ही मेटिकुलसली मैप्ड वाराणसी एंड डॉक्यूमेंटेड इंडियन टेम्पल्स। यहां पर ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, ये हमारा जो पॉइंट है क्या हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखो इसने क्या करा था, डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है, तो जेम्स प्रिंसेप का डॉक्यूमेंटेशन में क्या कंट्रीब्यूशन था, इसने क्या बनाया था, इसने बनाया मैप। क्या बनाया इसने, किसका बनाया, एंड डॉक्यूमेंटेड, और डॉक्यूमेंट बनाया किसके ऊपर में, इंडियन टेम्पल्स के ऊपर में, आर्किटेक्चर के ऊपर में, डेली लाइफ थ्रू द डिटेल्ड। समझ में आ गया, भारत के लोगों की डेली लाइफ, और वो भी डिटेल के साथ में, जिसमें स्केच भी इंक्लूड थे, ड्राइंग्स भी इंक्लूड हुआ करती थी। तो समझ में आ रहा है कि जेम्स प्रिंसेप भारत के इतिहास का वो शख्स है जिसने भारत के इतिहास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। इस वजह से ये क्वेश्चन 3 नंबर के पर्पस से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसको हॉट क्वेश्चंस में लेके चलना, आपका ये 3 नंबर में फंसने के चांस है इसके। बात समझ आ गई, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, और इसकी कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, पता लग गया कंट्रीब्यूशन क्या था इसका, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ध्यान से इसको याद करना, समझ के जाना, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। ठीक है, नेगलेक्ट मत करना इस चीज को। चलो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या हमारा, एग्जामिन द लिमिटेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शनल, ठीक है, एविडेंसेस इन द अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को क्लास में पता नहीं कितनी बार आपको समझाया हुआ है, कितनी बार। जब भी मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाई है हिस्ट्री, उसमें आपको मैंने हमेशा इस चैप्टर के अंदर में ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया हुआ है। ठीक है, आज से नहीं साल भर से आपको कहता रहा हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या है, ढंग से समझते रहना। क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द लिमिटेशन। यहां बात हो रही किसकी, लिमिटेशन की बात हो रही है। आपको लिमिटेशन बतानी किसकी, इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस की। समझ आ गई, जो आपके इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस है उनके आपको लिमिटेशन बतानी है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग करने में मदद करते हैं, समझने में। क्या समझने में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हिस्ट्री समझने में मदद करते हैं हमारी। ठीक है, भारत की जो इकोनॉमी और भारत की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको समझने में मदद करते हैं। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले यहां पर देखो क्या पॉइंट रखा है, टेक्निकल एंड द फिजिकल। ठीक है, फिजिकल लिमिटेशन, टेक्निकल और फिजिकल लिमिटेशन की बात करेंगे। सबसे पहला हमारा आ गया फेंट एंड द, ठीक है, डैमेज टैक्स। फेंट मतलब क्या होता है, फेंट का मतलब होता है धुंधला पड़ जाना। फेंट का मतलब क्या होता है, हाँ, फेंट का मतलब होता है धुंधला पड़ जाना। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या, डैमेज टैक्स। ठीक है, सो आपको यह बात तो पता ही होगी कि हमारे भारत के इतिहास में आज से पहले जितने भी इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, ठीक है, वो सभी इंस्क्रिप्शन जो है वो जमीन में दफन होते हैं। जब भी हम किसी साम्राज्य का क्या करते हैं, खोज करते हैं, जब भी हम किसी साम्राज्य की खोज करते हैं या डिस्कवरी करते हैं, तो उसकी डिस्कवरी के दौरान हमें जमीन में से क्या मिलता है, हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, यानी हमें अभिलेख मिलते हैं। और कई बार वो अभिलेख जो होते हैं उनकी कंडीशन बहुत खराब होती है। खराब कैसे, जो अभिलेख होते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, उनके लिखे हुए जो शब्द होते हैं, या तो वो क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मिट जाते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं, या तो वो पेज जो होता है वो डैमेज हो जाता है, जिस वजह से उसको पढ़ पाना क्या होता है, काफी मुश्किल होता है। और मुश्किल होने के साथ साथ में, ठीक है, उसके अंदर से नॉलेज को बाहर निकालना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार उसकी लैंग्वेज भी टफ होती है। क्या बात क्या होती है हमारी, लैंग्वेज भी काफी ज्यादा उसकी टफ होती है। तो यहां पर यही बात हो रही है कि फेंट एंड द डैमेज टेक्स्ट की बात हो रही है। देखो क्या लिखा है, मैनी इंस्क्रिप्शंस आर द, ठीक है, इरोडेड और ब्रोकन। कई सारी हमारी इंस्क्रिप्शंस ऐसी हैं जो इरोडेड है और ब्रोकन है, लीडिंग टू मिसिंग वर्ड्स, और साथ ही साथ उसमें कई सारे हमारे क्या है, मिसिंग वर्ड्स हैं, एंड मेकिंग द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डिफिकल्ट, और उनको दोबारा बनाने में क्या होता है, मुश्किलें सामने आती हैं। तो यहाँ पे समझ आ गया कि हमारे जो इंस्क्रिप्शंस हमें जमीन में से दफन मिलते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, मैनी इंस्क्रिप्शन, यानी हमारे उनमें से ज्यादातर इंस्क्रिप्शन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रियोडेड होते हैं, ब्रोकन होते हैं, टूटे फूटे अपने फटे पुराने होते हैं, लीडिंग टू द मिसिंग वर्ड, उसमें कई सारे मिसिंग वर्ड होते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर में उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। आगे की ओर बात करेंगे हमारा, ठीक है, डिसफेयरमेंट चैलेंजेस। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हाइल द थाउजेंड्स ऑफ एग्जिस्ट मैनी रिमेन, ठीक है, अनडिसफेयर्ड या अनपब्लिश्ड और अनट्रांसलेटेड। यानी जमीन में से मिले हुए या फिर किसी भी साम्राज्य की डिस्कवरी करते समय हमें कई ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, कई ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो कि क्या होते हैं हमारे, जो कि क्या होते हैं हमारे,
अनडिसअपियर्ड होते हैं, अनपब्लिश्ड होते हैं, अनट्रांसलेटेड होते हैं। यानी उनमें से कई ऐसे होते हैं जिनकी कोई दूसरी लैंग्वेज पाई ही नहीं जाती, ठीक है, और ना ही वो कभी पब्लिश करे हुए होते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी इंस्क्रिप्शन को पब्लिश करते हैं, अगर हम कभी किसी इंस्क्रिप्शन को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो हमें उसकी अदर लैंग्वेज देखने को मिलती है, उसकी दूसरी भाषा देखने को मिलती है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं उनमें क्या लिखा हुआ है। बट कई ऐसे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जो कभी भी पब्लिश नहीं किए हुए होते हैं या वो कभी भी ट्रांसलेटेड नहीं होते हैं, जिस वजह से उनके अंदर में लैंग्वेज जो होती है उनको पढ़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, उनका असली मतलब निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। तो यही उसकी लिमिटेशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? लिमिटेशन में। आगे बात करेंगे हमारा, ठीक है, इंटरप्रिटेशन इश्यूज, ठीक है, द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशियन टाइम कैन बी, ठीक है, ऑब्स्क्योर लीडिंग टू पोटेंशियल, ठीक है, हाँ, मिसिटर, ठीक है, इसको आधा तोड़ के पढ़ना, अगर पढ़ने में नहीं आ रहा तो मिसिटर प्रिटेशंस बाय द हिस्टोरियंस, ठीक है। देखो समझ लो इस चीज को, तुमसे समझाता हूं। अब यहां पर बात हो रही है किसकी? लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, स्क्रिप्ट्स में प्रॉब्लम आती है, और जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं हमारे एशियन टाइम के, उनमें प्रॉब्लम आती है। यानी कई ऐसे इंस्क्रिप्शंस होते हैं, क्या होते हैं हमारे, कई ऐसे इंस्क्रिप्शंस होते हैं जिनकी लैंग्वेज काफी ज्यादा टफ होती है, जिनकी स्क्रिप्ट समझ में नहीं आती है, जिनका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमारा एशियन, ठीक है, टाइम्स पर बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? हमारा एशियन टाइम पे बेस्ड होता है, जिस वजह से हम पे इतनी पोटेंशियल नहीं है, या फिर हमारे पास में ऐसी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसकी मदद से हम क्या कर सके, उनको समझ सकें या उनको उनका अर्थ या उनको मतलब निकाल सकें, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। फिर हमारा आएगा क्या? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल लिमिटेशन, ठीक है, ये हमारा हेडिंग बन जाएगा एक, ठीक है, पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिकल लिमिटेशन हमारी हेडिंग बनेगी। तो उसका हमारा सब पॉइंट देखेंगे, हमारा क्या है? बियास ऑफ द इलाइट, इंस्क्रिप्शंस वर ऑफन, ठीक है, कमीशन्ड बाय द किंग और ऑफिशियल्स। आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि कई इंस्क्रिप्शंस ऐसे थे जो कि राजाओं के द्वारा लिखवाए जाते थे। कई क्या, सारे थे, जैसे अकबरनामा, बादशाहनामा, आलमगीर, ठीक है, कई ऐसी पांडुलिपियां हैं जो कि राजाओं के द्वारा लिखवाई जाती थी। किसके द्वारा लिखवाई जाती थी? राजाओं के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर भी पॉइंट आपको यही कह रहा है कि भारत में या भारत के इतिहास में कई ऐसे इंस्क्रिप्शन थे, कई ऐसे अभिलेख थे जो कि राजाओं के द्वारा लिखवाए जाते थे, ठीक है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा क्या थे, वो काफी ज्यादा एग्जैजरेट होते थे हमारे। क्या होते थे हमारे? काफी ज्यादा, वो काफी ज्यादा एग्जैजरेट होते थे। एग्जैजरेट समझते हो? हाँ, उसमें बहुत सारी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता था। तो इंस्क्रिप्शंस वर ऑफन द, ठीक है, कमीशन बाय द किंग और द ऑफिशियल्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिंग वन साइड ग्लोरिफाइड एंड बियास्ड पर्सपेक्टिव, ठीक है, जैसे हमारा प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, ये उसका एग्जांपल हो गया। हमारा प्रयाग प्रशस्ति जो है हमारा, उसका क्या है? एग्जांपल। आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा देखते रहो, समझ में आएगा, और क्लास थोड़ी सीरियस ही हो तो ज्यादा अच्छा है, वरना पढ़ाई पे कम, बातों में ज्यादा ध्यान रहता है। ऐसे ही बैठना चाहिए आप लोगों को, सीरियस पढ़ते समय बिल्कुल सीरियस होना चाहिए बच्चे को, ठीक है। तो पेपर तुम्हारे नजदीक है, वैसे भी ध्यान दो पढ़ाई पे। देखो क्या लिखा है, नेग्लेक्ट ऑफ द कॉमन पर्सन। नेग्लेक्ट ऑफ द कॉमन पर्सन में क्या लिखा है? इकोनॉमिकल हिस्ट्री, ठीक है, राइट फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस ऑन द मिसेस द डेली लाइफ एंड इकोनॉमिकल स्ट्रगल एंड द कल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है। यानी नेग्लेक्ट करना, नेग्लेक्ट का मतलब होता है अनदेखा कर देना। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है हमारा? अनदेखा कर देना। अब अनदेखा करने से मतलब क्या है? देखो पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि भाई नेग्लेक्ट ऑफ द कॉमन पर्सन, हम हमेशा क्या करते हैं, या पहले ऐसा किया जाता था, पहले के जितने भी इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, ठीक है, पहले के जितने भी इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे उनमें कई कॉमन चीजों को क्या कर जाता था हमारा? नेग्लेक्ट किया जाता था। यानी सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कौन से होते थे? हमारे कॉमन पीपल नेग्लेक्ट होते हैं। जैसे कॉमन पीपल में क्या क्या नेग्लेक्ट हो रहे हैं? उनकी जो डेली लाइफ है उनके बारे में जानकारी नहीं दी जाती थी, इकोनॉमिकल स्ट्रगल के बारे में जानकारी नहीं दी जाती थी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में उनके बारे में जानकारी नहीं दी जाती थी। यानी जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं उन सभी इंस्क्रिप्शंस के अंदर में इन सभी चीजों को नेग्लेक्ट करना, मतलब नेग्लेक्ट किया जाता था। इसीलिए इनके बारे में हमें काफी कम जानकारी है और राजा महाराजा के बारे में हमें ज्यादा जानकारी हासिल होती है, ठीक है। ज्योग्राफिकल एंड द टेम्पोरल गैप्स, इनको छोड़ दो, ये पॉइंट्स हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। हमारा हमने भी कुछ चीज को नजरअंदाज कर दिया, ठीक है, हमने भी इस पॉइंट को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। जैसे पहले के इतिहास वो करते थे हमारे राजा महाराजा, हम भी इस चीज को नेग्लेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भाई आपका ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे, अगर मैं आपको पीपीटी में से, अगर पूरे पीपीटी में से अगर कोई बोलूं कि क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा डेफिनेटली कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वो ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है।
ये वाला क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक आया नहीं है और ये रिपीट होने के इसके सबसे ज्यादा चांसेस है। तो ध्यान देना इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉइन इन इंडिया हिस्ट्री, ठीक है। भारतीय इतिहास में कॉइन्स के बारे में यानी मुद्राओं के बारे में बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मुद्राओं के बारे में। तो आंसर देखो इसका क्या है, ज्यादा बड़ा आंसर भी नहीं है, छोटा सा आंसर इसका। सबसे पहले बात होगी हमारी किसकी? पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड द, ठीक है, जियोनोलॉजी की बात होती है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। कॉइन्स बियर द नेम्स, इधर ध्यान दो, कॉइन्स बियर द नेम्स यानी जो सिक्के हुआ करते थे उनमें क्या होते थे? नाम, पोर्ट्रेट्स होती थी, टाइटल हुआ करता था। किसका? राजा का। किसका हुआ करता था? यानी जितने भी सिक्के मिले उन सभी सिक्कों के अंदर में नाम हुआ करते थे, पोर्ट्रेट्स हुआ करती थी, टाइटल हुआ करता था राजा का, ठीक है। एडिंग इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डायनेस्टी, और ये किस लिए था? ताकि डायनेस्टी की पहचान की जा सके। किसकी पहचान की जा सके? डायनेस्टी की पहचान की जा सके। जैसे भारत के नोट में गांधी है, भारत के नोट में क्या है? गांधी है। तो अगर हम उस नोट को देखें तो हमें तुरंत पता लग जाएगा क्या है इसमें, ये कोई किसका नोट है? हमारा भारत का, ठीक है। और ऐसे सारे देश, अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो सभी कंट्री के नोटों में क्या है? वहां के किसी एक महान या फिर ग्रेट लीडर, ठीक है, या लेजेंड लीडर की क्या है? हमारी एक तस्वीर, एक फोटो होती है जो कि क्या करती है? आइडेंटिफाई कराती है ये किस कंट्री का है। अरे बात समझ में? क्या कराती है? आइडेंटिफाई कराती है किस कंट्री का। तो सेम ऐसे ही पहले के कॉइन्स में नाम, पोर्ट्रेट, ठीक है, टाइटल और रूलर के होते थे ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये किस डायनेस्टी का है। सच एज द इंडो ग्रीक्स, गुप्ता एंड कुषाण। ये जो राजाओं के नाम ले रहा हूं मैं, जैसे इंडो ग्रीक्स हो गए, गुप्ता हो गए, और दूसरे हमारे कौन हो गए? तीसरे कुषाण हो गए। इन्होंने जितने भी सिक्के जारी करे थे, पसंद आ रही है? यानी इंडो ग्रीक्स ने, गुप्तास ने और कुषाण ने जितने भी सिक्के जारी करे थे, सारे के सारे, इन सभी सिक्कों पर क्या थे? राजा का नाम था, राजा की पोर्ट्रेट थी, ठीक है। ये सारी डिटेल उसमें दे रखी थी, ठीक है, टेल्स भी थी उसके अंदर में। तो आगे की ओर बात करते हैं। दे कंफर्म द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर एंड द इन सम केसेस आर ओनली द सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन सर्टेन के, ठीक है। कुछ केसेस में सिर्फ सिक्के ही एकमात्र जरिया बन जाता था राजा की पहचान करने का। कई केसेस ऐसे थे जिसमें सिक्का ही क्या बन जाता था? सिक्का ही मात्र एक जरिया बन जाता था, राजा की पहचान था। लिख रखा है यहाँ पे, इन सम केसेस, इन द सम केसेस आर ओनली द सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन किंग। समझना क्या? कई ऐसे केस थे जिसमें राजा की पहचान सिर्फ सिक्कों के द्वारा ही हो पाती थी और किसी चीज के द्वारा नहीं हो पाती। तो सिक्के काफी इंपॉर्टेंट क्या थे? हमारे सिक्के काफी इंपॉर्टेंट। तो यहीं से समझ में आ गया होगा कि सिक्के वाला क्वेश्चन जो आपका ये मैं करा रहा हूं, ये आपका पेपर के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। सो आगे की ओर बात करते हैं, हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करेंगे, ठीक है। द टाइप ऑफ द मेटल यूज, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ये तीन जो आपके मेटल से इनका इस्तेमाल किया जाता था, किसका? गोल्ड का, सिल्वर का और कॉपर का, ठीक है। एंड द इक्वालिटी ऑफ द कॉइन्स रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ एन एरा। यानी क्या लिखा हुआ है कि क्वालिटी किसकी? कॉइन की। यानी कॉइन की क्वालिटी क्या रिफ्लेक्ट करेगी? कॉइन की क्वालिटी रिफ्लेक्ट कर रही है कि वो साम्राज्य कितना समृद्ध हुआ करता था या उस साम्राज्य की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हुआ करती थी। समझ रही है? अगर किसी साम्राज्य में सोने के सिक्के ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, यानी सोने के भरपूर सिक्कों का इस्तेमाल किया जा रहा है वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए, बेचने के लिए, ट्रेड के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए, तो समझा जाता था कि वो साम्राज्य जो है वो इकोनॉमिकली क्या है? ज्यादा पावरफुल है। क्या है इकोनॉमिकली? वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो सेम आपको यहां पर भी लाइन बता रही है कि भाई पहले कॉइन्स में यूज किए जाने वाले मेटल गोल्ड, सिल्वर और कॉपर थे, और ये जो क्वालिटी थी, द क्वालिटी ऑफ कॉइन्स क्या रिफ्लेक्ट करते थे? क्वालिटी ऑफ कॉइन्स रिफ्लेक्ट करते थे इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन एरा, यानी उस समय की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को शो करते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? द अबंडेंट ऑफ गोल्ड कॉइन, ठीक है, गुप्ता एरा, ठीक है। देखो गुप्ता के एरा में क्या हुआ? एक समय ऐसा आया था कि गोल्ड कॉइन्स मिलने बंद हो गए थे, ठीक है, अबंडेंट हो गए थे हमारे। क्या हो गए थे हमारे? अबंडेंट। यानी गुप्तास के एरा में एक समय ऐसा आया था जब क्या हुआ? जब गोल्ड के कॉइन्स मिलने बंद हो गए थे। गुप्तास के एरा में एक समय ऐसा आया जब गोल्ड के कॉइन मिलने बंद हो गए थे, ठीक है। तो जिसे क्या बोला गया? जिसे कहा गया था हमारा गोल्डन एज। क्या बोला गया था? गोल्डन एज। इसको भी एमसीक्यू में याद कर लेना, इसको भी क्या करना? एमसीक्यू में याद कर लेना कि गोल्डन एज किसे कहा जाता है। एमसीक्यू में याद रखना इसे भी क्या कहा जाता है? गोल्डन एज किसे कहा जाता है? तो याद रखना कि गुप्ता का वो समय आ गया, यानी गुप्ता में वो एरा आ गया जिस समय गोल्ड कॉइन्स मिलने बंद हो चुके थे, जिस वजह से उसको क्या बोलते हैं? हमारा गोल्डन एज कहते हैं।
आगे की ओर बढ़ेंगे, हमारा कल्चरल एंड द रिलीजियस, ठीक है, इनसाइड। देखो, कॉइन्स ऑफन द फीचर रिलीजियस सिंबलाइज। देखो, कॉइन्स में सिर्फ इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी नहीं पता लगती, ना राजा के बारे में आइडेंटिफिकेशन पता लगता है, साथ ही साथ क्या पता लगता है, मतलब कॉइन्स जो है वो राजा के बारे में बताते हैं, वहां के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बताते हैं, यानी इकोनॉमी कितनी अच्छी है कितनी बेकार है वो बताते हैं, साथ ही साथ वहां का रिलीजियस भी बताते हैं। क्या बताते हैं वहां का रिलीजियस भी बताते हैं। अब रिलीजियस कैसे, क्या रिलीजियस में बताते हैं, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है कि कॉइन्स ऑफन द फीचर ऑफ रिलीजियस सिंबल। रिलीजियस सिंबल जैसे गॉडेस लक्ष्मी ऑन द गुप्ता कॉइन। भाई एमसीक्यू में ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि गुप्ता के जो कॉइन्स हुआ करते थे उसमें कौन सी देवी की पिक्चर हुआ करती थी, लक्ष्मी जी की होती थी। गुप्ता साम्राज्य में जो कॉइन्स होते थे उस कॉइन्स में कौन से भगवान कौन सी देवी की तस्वीर या पोर्ट्रेट होती थी, वो कौन सी होती थी, लक्ष्मी देवी की होती थी। किसकी होती थी हमारी, लक्ष्मी देवी। ये आप एमसीक्यू में याद रखना, आगे की ओर बात करेंगे, ठीक है। रिवीलिंग द पर्सनल फेथ ऑफ द रूलर, ठीक है, एंड द रिलीजियस ट्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिवीलिंग, क्या रिवील कर रहा है, क्या बता रहा है कि राजा का फेथ कौन से भगवान में है। बात समझ आ गई। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा कि गुप्ता के कॉइन में लक्ष्मी जी की हमें क्या मिलती है, तस्वीर देखने को मिलती है। तो हमें दिमाग क्या कर रहा है, हमारा दिमाग ये कह रहा है कि जो राजा था गुप्ता, जो गुप्ता राजा था वो किस में ज्यादा विश्वास करता था, लक्ष्मी जी में विश्वास करता था। उस समय लक्ष्मी जी की भी क्या होती थी, पूजा होती थी, यानी उस समय भी लक्ष्मी क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी हमारी। बात समझ में आ गई। तो यहां पर यही बता रहा है कि रिवीलिंग द पर्सनल फेथ ऑफ रूलर, कि राजा का पर्सनली कौन से भगवान पर विश्वास है वो भी हमें कॉइन्स ही बताते हैं। भगवान मतलब राजा का कौन से भगवान पर पर्सनल फेथ है वो भी हमें कौन बताते हैं, वो बताते हैं, कॉइन्स बताते हैं। और रिलीजियस ट्रेंड बताते हैं कि उस समय भगवान की किसकी पूजा होती थी। दे ऑल्सो हाईलाइट द, ठीक है, आर्टिस्टिक एडवांसमेंट इन द, ठीक है, पोर्ट्रेचर एंड द इंस्क्रिप्शंस। आगे की ओर देखो, ट्रेड एंड कमर्शियल की बात करेंगे, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ द फॉरेन कॉइन्स। अब देखो यहाँ पे डिस्कवरी होती है किसकी, फॉरेन कॉइन्स की। अब आप खुद समझो इस बात को ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी एक साम्राज्य में ही रहते हैं और एक समय ऐसा आएगा ये साम्राज्य पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा इसका, ठीक है। जब ये साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इसका जब विनाश हो जाएगा, ठीक है, तब जब ये जमीन में दफन हो जाएगा, तो जमीन में दफन होने के बाद जब भारत की करेंसी यहां से मिलेगी और भारत के अलावा दूसरे देशों की, जैसे अमेरिका, चाइना, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, है ना, तो जब भारत दूसरे देशों की हमें करेंसी भारत में मिलेगी तो क्या समझा जाएगा कि भारत का व्यापार इन सभी देशों के साथ में रहा होगा। ऐसा माना जाएगा, नहीं माना जाएगा कि अगर भारत में से हमें किसी दूसरे देश की करेंसी मिल रही है तो कैसा माना जाएगा कि भारत जो था वो इन सभी देशों के साथ में क्या करता था, व्यापार करता था। तो यहां पर भी देखो क्या मिल रहा है आपको, यहां पर भी आपको यही मिल रहा है कि डिस्कवरी हुई किसकी, फॉरेन कॉइन्स की डिस्कवरी होती है। जैसे हमारा रोमन कॉइन्स, रोमन कॉइन्स हमें कहां से मिलते हैं भारत से मिलते हैं, ठीक है। एंड इंडियन कॉइन्स अब्रॉड, अब्रॉड, ठीक है, एटिस्टिस टू द एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क, ठीक है, यानी भारत के अंदर हमें रोमन साम्राज्य के कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है। तो भारत में जब हमें रोमन साम्राज्य के कॉइन्स मिले तो ऐसा माना गया कि भारत जो था वो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करता था। और सिर्फ दूसरे देशों के कॉइन्स भारत में नहीं मिले, बल्कि भारत के कॉइन्स भी दूसरे देशों में मिले, भारत के सिक्के भी क्या मिले, दूसरे देशों में मिले, जो कि हमें बताते हैं कि भारत जो है वो दूसरे देशों के साथ भी क्या करता था, व्यापार स्थापित करता था, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एम्पायर, यानी मौर्यन एम्पायर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। मौर्य साम्राज्य के बारे में कौन से ऐसे स्रोत हैं, कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो हमें उनके इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा वहां की मूर्ति कला, ठीक है। जब मौर्य साम्राज्य की खोज की गई थी तो वहां से जो भी मूर्ति कला प्राप्त होती है उन मूर्तियों के द्वारा हमें वहां की, ठीक है, औरतों के बारे में, उनके श्रृंगार के बारे में, उनके पहनावे के बारे में जानकारी हासिल होती है। साथ ही साथ जो चाणक्य थे जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा था, उस अर्थशास्त्र पुस्तक में भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल होती है। तीसरा जो सोर्स है वो हमारा है मैगेसेनिस। मैगेसेनिस भारत के अंदर में आया और उसने मौर्य साम्राज्य के ऊपर में किताब लिखी जिसका नाम था क्या, इंडिका पुस्तक। उस इंडिका पुस्तक में हमें मौर्य एम्पायर के बारे में काफी
रिच डिटेल देखने को मिलती है, काफी ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, ठीक है। और वो इंडिका पुस्तक एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है मौर्यन एम्पायर के बारे में, ठीक है। उसके बाद जैन और बौद्ध, ठीक है। जैन और बौद्ध के जो पुराणिक ग्रंथ थे हमारे, जैन और बौद्ध के जो पुराणिक ग्रंथ थे, उन ग्रंथों के अंदर भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल होती है। एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अशोकन इंस्क्रिप्शंस। अशोकन मतलब अशोका एक ऐसा राजा था जिसने अपने लोगों के, अपने अधिकारियों के जो अधिकार थे उनको लिखवाया था पत्थरों पर, चट्टानों पर, पिलर्स पे लिखवाया था, ठीक है। तो आज वो इलाहाबाद के अंदर में उपस्थित है, ठीक है। और साथ ही साथ जो अशोक के द्वारा पत्थरों पर, पिलर्स पर लिखवाए गए थे जो अधिकार थे, उन अधिकारों के द्वारा भी हमें मौर्य साम्राज्य की काफी जानकारी हासिल होती है, ठीक है। तो यही हमारी कुछ 3 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है। आज के इस वीडियो के अंदर में आपको मैं सिर्फ 3 नंबर के क्वेश्चन बताने हैं, और अगली वीडियो जो आपकी मेरी मैं आपको दूंगा, आपको अपलोड करूंगा, ठीक है, उसमें आपको मैं 8 नंबर के क्वेश्चन समझाऊंगा, और वो 8 नंबर के क्वेश्चन भी आपको डिटेल में ही समझाने की कोशिश करूंगा पूरी, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। थैंक यू सो मच।